हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.1 को शुरू किया था और उसके हमने पहले क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन था उसको हमने सोल्व कर लिया था। तो अब हम उसके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक बार वापस से अपने सवाल को पढ़ते हैं कि हमारे सवाल क्या क्या डिटेल्स पूछना चाहता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब सबसे पहले तो क्या करना होगा, आपको क्या बनाने होंगे यहाँ पर, रैखिक समीकरण युग्म। क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, रैखिक समीकरण युग्म। मतलब इसने हमें रैखिक समीकरण नहीं दी है तो हमें बनानी पड़ेगी, हमें बस इसने लैंग्वेज दी है। और अब सवाल क्या है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब आपके सामने ऐसे लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे ना, उसमें आपको किस चीज़ को एक्स या वाई मानना है तो उसका पता चलता है हमें इस वाली बात से कि जो ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एक तो पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है और एक कलम का मूल्य पूछ रहा है। अब हम इस सवाल को देखते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पेंसिल का कुछ मूल्य मान लेंगे और कलम का कुछ मूल्य मान लेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक है, पेंसिल का एक्स मान लेता हूँ और कलम का मूल्य, मतलब आप मानोगे कि इसको जो सवाल में पूछ रहा है, ठीक है, पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य, ये इनको एक्स और वाई के रूप में हम मान लेते हैं। कलम का मूल्य क्या होगा, वाई रुपये। अब देखिए ऊपर क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य ₹50 है। तो अब मैं क्या लिखूँगा, प्रश्नानुसार लिखूँगा और फिर हम मेरी समीकरण बना लूँगा मैं आराम से। तो कैसे बनेगी समीकरण, पहली समीकरण तो क्या बनेगी हमारी, 5 तो पेंसिल है, अगर एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5x होगा, 5x तथा कुल मूल्य बोल रहा है ना तो प्लस करेंगे। और 7 कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपये तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा, 7y रुपये, और दोनों की कीमत जोड़ेंगे तो कितना रुपये आएगा, 50 रुपये। ये तो हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से फिर हमें क्या दे रखा है इसने यहाँ पर सवाल में, वो भी हम देख लेते हैं कि 5 तो कलम इसमें दिया है सवाल ने, इसने हमें आगे 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य है। तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तो 7 पेंसिल का 7x, और 5 कलम का मूल्य निकालना है तो एक कलम का y है तो 5 कलम का 5y, और दोनों को जोड़ने पर कितने रुपये आएगा, 46 रुपये। ये क्या बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर आपने 5 को x से गुणा कर दिया, 7 को y से, फिर 7 को x से और 5 को y से गुणा कर दिया। इस बात को मैं आपको यहाँ समझाता हूँ थोड़ा। देखिए आप मान लीजिए आप बाज़ार जाते हो, आप बाज़ार गए, वहाँ आपको पता चला कि आपको आम लाने हैं कुछ, है ना। तो एक आम की कीमत आपको बताई गई 20 रुपये मान लो आप, और आप 3 आम लाओगे तो बोलो कुल लागत कितनी आएगी, क्या 3 को 20 से गुणा करोगे, नहीं करोगे, बराबर कितने रुपये आ जाएगा, 60 रुपये आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। क्योंकि और ये बस यहाँ पर हमें क्या है कि जो भी वस्तु हम लाने हैं उसकी कीमत हमें यहाँ पर पता है, किसकी, आम की कीमत। मैंने इसी चीज़ को इस सवाल में, एक पेंसिल का मूल्य x माना है ना, तो इस चीज़ को मैंने x मान लिया। अब वहीं आप बाज़ार में जा रहे हो, वहाँ पे आप साथ में एक सेब भी ला रहे हो, एक सेब की कीमत है 25 रुपये, और आप वहाँ से 4 सेब ला रहे हो। कुल कीमत कैसे निकालोगे, 4 गुणा 25 करेंगे और दोनों को गुणा करने पर कितने रुपये आ जाएगा, 100 रुपये आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो ये जो 25 है ना, बस मुझे यह नहीं पता था, एक प्रकार से मैंने इसी को क्या मान लिया, y। अगर यदि मान लीजिए मैं इसकी समीकरण बनाता तो कैसे समीकरण बनती भाई, मेरे को पता है कि यहाँ 20 रुपये का एक आम है तो 3 आम 20 × 30 60 रुपये के होंगे, और 25 रुपये का एक सेब है तो 4 सेब 100 रुपये के होंगे। अगर यदि मान लीजिए मुझे यहाँ 20 नहीं पता होता और यहाँ 25 नहीं पता होता और इसको x मानता, एक आम की कीमत x होती तो 3 आम की कीमत 3x होती, एक सेब की कीमत y होती तो 4 सेब की कीमत कितनी होती, 4y होती, और दोनों को जोड़ने पर कितने रुपये आता, गुणा करने पर देखो इधर 60 यहाँ आया, 100 यहाँ पर आया तो 160। तो अब आपको समझ में आया होगा कि समीकरण कैसे बनी कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तो 5 पेंसिल का 5x, एक कलम का मूल्य y तो 7 कलम का मूल्य 7y, और इन दोनों की कीमत को मिला दिया जाए तो टोटल कितना खर्चा हुआ, 50 रुपये। और इसी तरीके से 7 कलम का मूल्य 7x तो 5 कलम का मूल्य 5y, और इन दोनों पेंसिल और कलम का मूल्य मिला दे तो कितने रुपए का हुआ, 46 रुपये। तो मुझे लगता है कि अब आपको इस वाले तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैंने 5x क्यों किया, 7y क्यों किया, 7x और 5y क्यों किया यहाँ पर। ठीक है,
तो एक बार जो ये मेरा साइड में लिखा हुआ इसको तो मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। अब हम आगे की ओर चलते हैं और एक बार हमारे समीकरण पर ध्यान रखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, अब समीकरण नंबर 1 का उपयोग करेंगे। कैसे उपयोग करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। स्लाइड एक बार मैं अपनी चेंज कर लेता हूँ। देखिए आपके पास समीकरण 1 लिखी हुई है ना, तो आप लिखोगे समीकरण 1 से क्या लिखोगे, एक तरफ x छोड़ दो, बाकी सबको एक तरफ कर दो, जैसा भी आप करना चाहें। तो मैं एक काम करता हूँ, समीकरण 1 लिख लेता हूँ पहले। तो 5x + 7y = 50। अगर ग्राफिकल मेथड के कोई भी सवाल आएंगे आपको ऐसे हल करना है, एक चर राशि को दूसरी तरफ भेज दो, दूसरे पक्ष में 7y, और x का मान निकालना है। तो क्या 5 इससे गुणा है ना, 5 का जैसे पक्षांतरण होगा तो बट्टा में क्या हो जाएगा 5। चलो ये आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वही सारणी बनानी होगी। सारणी बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, हम y का मान रखते जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आपको एक फॉर्मूला मिल गया, एक तरीके से एक समीकरण मिल गई। इस समीकरण का हमें स्पेशली ध्यान रखना है, इसी का उपयोग करके हमें क्या मिलेगी, हमारी सारणी मिलेगी। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर A। तो अब आप देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, y का कुछ ना कुछ मान रखूँगा, तो x का मुझे कुछ ना कुछ मान यहाँ मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले y बराबर, अब यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है कि आप यहाँ y के कुछ ऐसे मान रखोगे ताकि वो 5 से कट जाए। तो मैं y के यहाँ पर कुछ मान ऐसे रखता हूँ, जैसे देखिए आप, मैंने y का मान यहाँ रखा 2 रखते हैं, तो 7 दूनी 14, फिर भिन्न बन जाएगी 7 × 21, 7 × 4 28। एक बार y का मान 5 रखते हैं, तो y बराबर 5 रखने पर, जैसे y का मान मैं यहाँ पर 5 रखूँगा तो क्या होगा, x बराबर, वापस से वही सूत्र समीकरण लिखूँगा 7y/5। फिर अब इसको आगे हल कर रहा हूँ मैं, तो हल करने पर क्या मिलेगा, x बराबर 50 माइनस का y की जगह 5 लिखूँगा तो 7 × 5 बटा में 5, और आगे हल करने पर क्या मिलेगा 50, 7 × 5 = 35, 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बटा 5 हो जाएगा। और इसको आगे हल करने पर x बराबर क्या मिलेगा 5। एक तो ये मिल गया हमें, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, फिर से वही y बराबर क्या रखें अब यहाँ पर हम, जैसे हमने यहाँ 7 × 5 = 35 रख लिया। अब आप लोग चाहें तो यहाँ पर 1 2 भी रख सकते हैं y की जगह पर जैसे मान लीजिए अगर आपने y की जगह पर 1 या 2 रखा तो आपके भिन्न प्राप्त होगी। और भिन्न का जब आप ग्राफ पे दर्शाते हो ना, तो ज़्यादा एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम कुछ ऐसे मान रखेंगे जिसको रखने से हमारा सवाल काफ़ी ईजी तरीके से सॉल्व हो सके। तो मैंने क्या किया, y बराबर 7 × 5 रख लिया ना। तो मैं एक काम करता हूँ, y बराबर 10 रख लेता हूँ। कुछ भी आप मान रख सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। y बराबर 10 रखने पर तो x बराबर क्या है हमारा 50 माइनस का 7y/5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस का 7 × 10/5। अब इसको और आगे हल करेंगे तो x 50 माइनस का 70/5, प्लस और माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। 70 में से 50 जाएगा 20, पर आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो बटा में आएगा 5। तो x का मान क्या जाएगा -4। एक वैल्यू आपने ही निकाल ली। अब हम फिर से एक बार और कोशिश करते हैं एक वैल्यू और निकालने की। देखिए हमने ये कर लिया, और क्या रख सकते हैं हम यहाँ वैल्यू, एक बार वो भी देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 21, 7 चौको 28, 35। अब हम एक काम करते हैं, y बराबर कुछ अन्य मान रख लेते हैं। y बराबर रख लिया हमने 15 भी रख सकते हो आप चाहो तो, 15 नहीं रखना चाहो तो एक काम करते हैं, y बराबर हमने यहाँ रख लिया 3 रख लेते हैं। एक बार भिन्न वाला पॉइंट को भी हम दर्शाना सीख लेंगे। यहाँ आ जाएगा 3 बटा में 5, ऐसे कैसे, तो 50 माइनस 21/5 होगा। पचास में से 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 29। x बराबर क्या प्राप्त हो गया 29/5। और अगर हम इसकी लगभग वैल्यू निकालें तो कितनी मिलती है हमें, 5 को 29 में भाग देंगे तो 5 चौको 20, 5 25, और 4 बच गए तो 5 × 40, ठीक है। ये सब मान मिल गए। अब जब हमें ये वाले मान मिल गए ना, तो हमें इसकी क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे, ठीक है। तो सारणी और बना लेते हैं हम अपनी। तो मैं इस सारणी को कहीं साइड में यहीं पर बना लेता हूँ, या फिर आगे बना देता हूँ।
देखिए हमने पहले y का मान 5 रखा, 5 लिख देंगे, और तो x का मान क्या मिल रहा है हमें हल होने के बाद, 5 ही हमें x का मान मिल रहा है। ठीक है, फिर हमने y का मान कितना रखा, 10 रखा, तो x का मान क्या मिला हमें, -4 मिला। फिर हमने y का मान कितना रखा, 3 रखा, और x का मान हमें क्या मिला, 5.8 मिला। तो आपको ऐसे कन्फ्यूज नहीं हो ना, पॉइंटों वाली संख्या जाए। एक बार मैं इसको भी आपको निर्देशित करना सिखाऊंगा, तो कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब अगला मान, एक सारणी तो हमें मिल चुकी है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं हमारी कैलकुलेशन तो सही है। हाँ देखिए, यहाँ पर मुझे ध्यान था शायद कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती है। यहाँ पर जो x बराबर 5 है ना, 15 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। उत्तर क्या आएगा हमारा, 3 आएगा। मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया है, तो x बराबर क्या आएगा हमारा उत्तर, यहाँ 3। क्या आएगा उत्तर हमारा यहाँ 3। तो अब हमारी ये सारणी पूरी होती है। अब हम देख लेते हैं हमारी अगली, इससे पहले वाली समीकरण क्या थी उसको देख लेते हैं और उस समीकरण का उपयोग आगे करते हैं। देखिए हमने अपनी समीकरण यहाँ लिख ली है, 7x + 5y = 46। तो अब चाहे हम फिर से क्या करते हैं, वही 5y को उधर पक्षांतरण कर देते हैं और 7x को इधर रखते हैं, तो 46 - का 5y। फिर इधर 7 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, 46 - 5y में किसका भाग लग जाएगा, 7 का। ये भी एक हमारी क्या समीकरण बन गई, हाँ बन गई। ठीक है, ये कौन सी समीकरण होगी, बी। अब वही मान रखना, 5 का मान रखना है और ऐसे मान रखना है जो ताकि 7 से कट पाए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण बी में वही y का मान रखेंगे। तो क्या रखें हम y का मान, हम यहाँ y का मान रख लेते हैं 5 रख के देख लेते हैं और क्या मान मिलता है। y का मान 5 रखने पर कुछ भी अपने अकॉर्डिंग मान रख सकते हैं। y का मान जैसे 5 रखेंगे तो x बराबर क्या दे रखा है, 46 - का 5y बटा 7। तो 46 - 5 × 5 होगा, बटा में होगा 7। इसको और आगे ले जाके हल करूँगा तो 46 - क्या होगा, 25, बटा में क्या है 7। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो 46 में जैसे 25 जाएगा तो क्या बचेगा 21, बटा में क्या आएगा 7। तो x का मान क्या आ जाएगा हल होने के बाद में 3। तो देखिए एक मान तो आपको ये वाला मिल गया, ठीक है। एक मान तो x बराबर 3 मिल गया। फिर हम दोबारा कोशिश करते हैं कि आगे क्या होता है। फिर हम क्या करते हैं कि y बराबर 5 रख लिया। फिर देखते हैं क्या मान रख सकते हैं हम। अगर यदि मान लीजिए y बराबर हम इसमें अगर 15 रखें, तो y बराबर 15 रखने में 5 या 15 होता है। 15 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। तो 31 बटा 7 आएगा इसका उत्तर। तो y बराबर आप 15 भी रख सकते हैं। उसके अलावा हम चाहें तो कोई अन्य मान भी रख सकते हैं, जैसे 15 हो गया, या फिर हम इसमें 30, फिर से हम इसमें एक काम करते हैं, y बराबर 3 रखते हैं। चलिए 3 रख लेते हैं, आपके ऊपर निर्भर करेगा। 3 भी रख सकते हो, कुछ भी मान रख सकते हो। 3 की जगह अगर आप चाहें तो मैं 4 रख देता हूँ यहाँ, तो y बराबर 4 रखने पर तो x बराबर क्या दे रखा है आपको, 46 - का 5y बटा 7 दिया है ना आपको सवाल में, हाँ दिया है। x बराबर क्या होगा, 46 - का 5 × 4 होगा, बटा में क्या होगा 7 होगा। इसको आगे हल करेंगे तो 46 - का 20 बटा क्या होगा 7 होगा। तो x बराबर 46 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 26 बटा 7। इसको और आगे हल करेंगे, x बराबर 26 बटा 7 है ना, तो भाग देके देख लो तो क्या होगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28 तो ज़्यादा होते हैं, तो 7 तिया 21, कितने बचे 5 बचे, 5 से 50 बनेगा, 7 8 56 होता है, 7 7 49। फिर लगभग आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे तक की पॉइंटों की कैलकुलेशन लेंगे तो फिर गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक और मान ले लेते हैं, y बराबर 6 रखने पर। अगर पॉइंटों में मान आए तो आपको ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना ऐसे सवाल को देख करके, आप सवाल देख करके डर जाएं कि पॉइंटों में मान आ गया तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने 5 रख लिया एक बार मान, तो एक बार ट्राई करता हूँ अपना मान मैं अन्य कोई मान रख के भी देख लेते हैं। देखिए चलो मैंने y बराबर 6 रख लिया, तो वही x बराबर क्या होगा, 46 - का 5y बटा में क्या होगा 7 होगा।
तो मैं y की जगह पर क्या रखूँगा, यहाँ 6 रखूँगा। तो 46 माइनस का 5 इंटू 6 बटा में क्या होगा, 7 होगा। इसको आगे हल करते हैं तो 46 माइनस का क्या हो गया, 30 बटा में क्या आ गया, 7। इसको और आगे हल करते हैं तो 46 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। 16 बटा क्या होगा, 7। एक बार भाग दे के देख लेते क्या मान मिल रहा है। 7 दूनी 14, 2 बच गया तो 20 बना, फिर से 7 दूनी 14, फिर 2 बच गया तो 20 बना। तो ये 2.2 के समथिंग रहेगी वैल्यू। तो अब हमें लगभग तीनों तरीके के मान प्राप्त हो चुके हैं। तो अब इस मान की भी हम एक क्या बनाएंगे, सारणी। तो बनाते हैं। देखिए मैं इसकी सारणी एक इस जगह पर बना देता हूँ। कैसे बनेगी इसकी सारणी, देखते जाइए आप। चाहे तो आप 2 मान निकाल के भी सवाल को हल कर सकते हैं, पर मैंने 3 मान निकाल दिए ताकि कोई एडिशनल कन्फ्यूजन नहीं हो। तो देखिए x का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, y का मान 4 रखने पर x का मान कितना मिला, 3.7 मिला, और इधर x का मान कितना मिला, 2.2 मिला, पर क्या रखने पर, 6 रखने पर। अब हमें क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाना हम सीखते हैं, तो हम दोनों सारणियों को पहले एक जगह लिख लेंगे। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो मैं एक बार अपनी स्लाइड चेंज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ग्राफ कैसे बनता है। देखिए हमने हमारी जो सारणी थी, दोनों सारणी हमने यहाँ पर लिख ली है, और किस समीकरण से ये सारणी प्राप्त हुई उन समीकरण को भी हमने लिख लिया है, ठीक है। और चाहे तो आप इसकी जगह जो आपके मूल समीकरण है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या बनाएंगे, हमारा ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। पहले तो खींचेंगे हम वाई अक्ष बिल्कुल सीधी, ठीक है। दोबारा से बनाता हूँ मैं इसको, सीधी खींचने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी वाई अक्ष है, और एक क्या खींचेंगे हम साथ में, ये हमारी होगी एक्स अक्ष। तो इसके तो निर्देशांक होंगे एक्स, मतलब इसको तो नोटिफाई करेंगे एक्स एक्स डैश है, और ये होगी वाई वाई डैश है। ये बिंदु होगा ओ। अब निर्देशांक में देख लो पहले एक्स कहाँ तक जा रहा है, 3, 3.7, 2.2, 5.8 तक, ठीक है। तो मैं इसके निर्देशांक ले लेता हूँ 6 तक, 1 2 3 4 5 6 7, आगे तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी माइनस में कुछ इसी प्रकार से, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। अब यहाँ तक लिख सकते हैं। वाई की देख लीजिए, 5 10 3 तक जा रहा है, 5 4 6। तो मैं एक काम करता हूँ, वही 2 2 के गैप से ले लेता हूँ। चाहे तो आप 1 1 के गैप से भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ 2 के गैप से ले लेता हूँ। 2 4 6 8 10, और इधर भी -2, -4, -6, -8 और -10। एक बार इन सभी को भी मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। 2 4 और 6। देखिए अब कैसे दर्शाना है, पहले x पर 3 और y पर कितना है, 5। तो x पर तो 3 हो गया, और y पर कितना होगा, 5। तो क्या 4 और 6 के बीच में होगा 5। अगर यदि मान लीजिए मैं उसकी अगर डॉट लाइन बनाऊँ तो वो क्या कुछ ऐसी बनेगी कि देखिए आप, बोलिए इस जगह ये बिंदु मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 3,5 होंगे। तो एक बार जो मैंने लिखे ना डॉट, इनको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। और अब आपको डायरेक्टली लिखने की आदत होनी चाहिए। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3,5 क्या होंगे, 3,5 होंगे। तो मैं एक बार इसको अपना कलर चेंज कर लेता हूँ, और उसके साथ में आपको इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो देखिए इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 3,5। एक बिंदु तो हमें मिल गया। अब अगला क्या दे रखा है, x पर -4 है ना, -4, और y पर कितना है, 10 है। तो -4 कहाँ होगा, x पर -4 और y पर क्या, 10। तो शायद वो इस जगह पर होगा, हमें बताए वो लगभग इस जगह पर होगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -4, 10। अब एक पॉइंट क्या दे रखा है, x पर 5.8 और यहाँ पर y पर 3। तो y पर 3 क्या होगा, 4 और 2 के बीच में 3 होगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं इसकी डॉट लाइन बनाना चाहूँ
तो वो क्या कुछ इस तरीके से जाएगी आगे तक। पर क्या कह रहा है कि x पर 5.8 होना चाहिए। तो मुझे एक बार बताइए 5.8 क्या 5 और 6 के बीच में होना चाहिए ना। अगर यदि मान लीजिए इसको मैं और खाने करूँ तो लगभग 5.8 इस जगह मिलना चाहिए, तो वो लाइन कैसे जाएगी इस जगह। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या मिलेंगे हमें यहाँ पर 5.8, 3 मिलेंगे ना। तो मैं डायरेक्टली निर्देशांक लिखता हूँ। तो इस चीज़ को तो मैं कट कर देता हूँ जो डॉट लाइन बनाई है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे हमारे, इस जगह बनाता हूँ 4, इस जगह तो हो जाएगा 3 वाई अक्ष पे और एक्स अक्ष पे हो जाएगा 5.8। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5.8, 3। अब इन बिंदुओं को आपस में एक लाइन से मिला देता हूँ मैं, ठीक है। लाइन से मिलाएंगे तो कैसे लाइन से मिलाएंगे, एक बार फिर से कलर चेंज कर लेते हैं ताकि लाइन हमें ढंग से आइडेंटिफाई हो सके। देखिए आप, अगर यदि इस लाइन को मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ तो ये लाइन कैसे मिलेगी, दोबारा बनाते हैं हम लाइन। अब देखिए ये लाइन हमारी सही है, पर ये जो हमने गैप बिल्कुल हमारा एक्यूरेट नहीं है, उस वजह से लाइन थोड़ी ऊपर नीचे है। तो एक बार फिर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए अब थोड़ी हमारी लाइन एक्यूरेट बनी है, एक लाइन तो ये हो गई। अब हमें इसके निर्देशांक लिखने हैं इसी तरीके से 3,5 -3 -7/4। तो एक बार हम इसको निर्देशित करते हैं वापस। तो देखिए आप कैसे करेंगे। तो अब आप देखिए अब हमें क्या दर्शाना है, x पर 3 और y पर 5। तो x पर 3 और y पर 5 तो लगभग इसी जगह पर होगा। तो ये 3,5 हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। अब हमें क्या दर्शाना है, x पर 3.7 और y पर 4। तो वो बिंदु कैसा होगा एक बार मैं दर्शाता हूँ आपको। देखिए ये बिंदु होगा हमारा 3.7 का लगभग यहाँ पर होगा और 4 यहाँ होगा। तो 4 की अगर हम डॉट लाइन बनाएंगे तो कुछ इस जगह पर दोनों लाइनें मिलेगी। इस बिंदु के निर्देशांक क्या लिख देंगे हम 3.7, 4। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे 3.7, 4। यहाँ पर इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अब इसी तरीके से क्या दर्शाना है हमें, x पर तो 2.2 हो और y पर 6 हो। तो 2.2 क्या 2 और 3 के बीच में कहीं होगा और y पर 6 क्या मतलब इस जगह होगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक भी हम दर्शा देंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पर 2.2, 6। तो मैं लिख देता हूँ आपके सामने यहाँ, इसके निर्देशांक हो गए 2.2, 6। अब ये जो तीनों बिंदु आ गए ना, इनको भी आपस में एक लाइन से मिला देंगे। तो एक बार फिर से हम कलर चेंज करके लाइन से मिला देते हैं। देखिए अब मैंने एक लाइन खींची है और इस लाइन ने इस बिंदु को एक निश्चित जगह पर काटा है। दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को 3,5 इस बिंदु पर काटा है। तो मैं एक बार इस बिंदु को भी हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए आप, ये कौन सा बिंदु होगा हमारा 3,5 होगा। ठीक है, जहाँ तक सवाल का उत्तर यही होगा जहाँ पर ये रेखाओं ने प्रतिच्छेद किया है। और एक बार मैं लिख लेता हूँ कि कौन सी रेखा का क्या समीकरण है। तो ये जो आपने पहली वाली लिखी है ना, ये किसका समीकरण है 5x + 7y = 50 का। और जो नीचे वाली हमें रेखा अभी प्राप्त हुई है, ये किसका समीकरण होगा 7x + 5y = 46 का। चाहे तो आप ये वाली बात भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा तरीका ये होगा कि सवाल की शुरुआत में हमने इस तरीके की समीकरण दो को काम में लेकर ये वाली समीकरण प्राप्त की थी और इस वाली समीकरण को काम में लेकर के ये वाली समीकरण हमने प्राप्त की थी। तो हमने इसी प्रकार से इस सवाल को लिख दिया है। यह सवाल हमारा यहीं पर हल होता है। तो अब 3-5 मिला ना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अतः देखिए तो यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं लिख दूंगा अतः x y बराबर क्या होगा 3,5 है ना। तो पेंसिल की कीमत क्या थी 3 रुपये होगी। x बराबर आपने पेंसिल ही माना है ना, तो पेंसिल की कीमत क्या होगी, एक पेंसिल की कीमत x बराबर 3 रुपये और एक कलम की कीमत y बराबर कितनी होगी 5 रुपये। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सवाल सही है। समीकरण में रख के देखते हैं। x की जगह अगर 3 रखूँगा तो 5 × 15 और y की जगह 5 रखूँगा तो 5 × 7 = 35। 35 और 15 कितने होते हैं 50। इसका मतलब यहाँ तक तो हमारी समीकरण सही है। अब इसमें भी रख के देखते हैं। x की जगह 3 रखूँगा तो 7 × 21 और y की जगह 5 लिखूँगा तो 5 × 5 25 और 21 कितने होते हैं 46। इसका मतलब जो हमारा हल है वो सही प्राप्त हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने ग्राफ कैसे बनाया। और जिनके दिमाग में थोड़ा बहुत कुछ कन्फ्यूजन रहता है सवाल को लेकर के, तो वो इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो होने में सपोर्ट करें।